हेलो। अपनी जो लास्ट क्लास थे उसमें हमने सीएफटी के जो सीएफटी के द्वारा जो कक्षकों के या संकुल यौगिकों के गुण धर्मों की व्याख्या कर रहे थे, उसमें हमने दो पॉइंटों को एक्सप्लेन कर लिया था, जिसमें पहला था ज्यामिति की व्याख्या और दूसरा था चुंबकीय गुणों की व्याख्या। और जो तीसरा पॉइंट था उसमें हमने एक पॉइंट जो एक्सप्लेन किया था रंगों की व्याख्या में, वो था डीडी ट्रांजिशन, कि जो डीडी संक्रमण होता है वो किस प्रकार प्रदर्शित होता है और किस प्रकार यौगिक अपने रंगों का प्रदर्शन करते हैं। आज हम बात करते हैं रंगों के प्रदर्शन के लिए जो इसका सेकंड कैरेक्टर था CTS, दैट मीन्स चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो टॉपिक राइट करना है आज अपन को जो पढ़ना है वो है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, जिसको अपन कहेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, CTS। अब एक्चुअल में CTS क्या है? हम ये कहते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें डीडी ट्रांजिशन संभव नहीं होता, उनमें इस तरह का जो स्पेक्ट्रा है वो जनरेट होता है। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा एक्चुअल में होता क्या है, हम इसके लिए अपन मेंशन कर सकते हैं कि कुछ जो संकुल यौगिकों का जो रंग प्रदर्शन है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के थ्रू भी हो सकता है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के थ्रू होता है, जिसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो अणुकक्षक होते हैं, अणुकक्षक, एक अणुकक्षक कह सकते हैं और दूसरा अपन अणुकक्षक कह सकते हैं। इसमें सिस्टम यही है कि ये जो अणुकक्षक है, जैसे सपोज करो हम बात करते हैं धातु अणुकक्षक है, CMI आयन धातु आयन अणुकक्षक है, और ये लिगेंड अणुकक्षक की बात अपन करते हैं। नॉर्मली अपन ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, डीडी ट्रांजिशन किसमें था, केवल धातु के रेफरेंस में ही अपन बात कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हम उस कंडीशन में पढ़ रहे हैं जब धातु के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होता। परिणाम स्वरूप होता क्या है, जब धातु के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो लिगेंड के जो अणुकक्षक होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, धातु अणुकक्षकों में स्थानांतरित कर देते हैं। और धातु आणविक कक्षकों में स्थानांतरित करने का जो पैटर्न होता है वो सीधा अपन कह सकते हैं कि एक्सियल नहीं होता या अक्ष के थ्रू नहीं होता, क्योंकि जो डी कक्षक होते हैं वो लोब्स पर वितरित होते हैं, लोब्स के द्वारा वितरित होते हैं, जो अक्षीय अक्ष पर या निरक्ष पर उपस्थित होते हैं, अक्षों के बीच में भी स्थित हो सकते हैं। अब वो लिगेंड किस तरह से अप्रोच करते हैं उस पर डिपेंड करता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी। मतलब ये है कि अगर लिगेंड जो डी ऑर्बिटल है, सपोज करो कि अपन dx² - y² और dz² ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, वो एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, और मान लो कोई लिगेंड है वो एक्सिस के थ्रू आता है, तो वो आसानी से अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु जो अणुकक्षक होते हैं उसमें आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। इसी प्रकार जैसे अगर अपन बात करते हैं चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए, उसमें जो लिगेंड्स है वो अप्रोच करते हैं कोनों के मध्य से, बिल्कुल, और जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एक्सिस होते हैं, एक्सिस के बिटवीन जब वो आते हैं और कॉर्नर के थ्रू आते हैं, तो वो हो सकता है कि जो dxy, yz या zx ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें। तो ओवरऑल है क्या इसका कहने का मतलब कि एक्चुअल में जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ये कहते हैं कि जब संकुल यौगिकों में लिगेंड के, कैसे होता है ये कि संकुल यौगिकों में लिगेंडों के अणुकक्षक से धातु आयन के अणुकक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। किससे होता है? लिगेंडों के अणुकक्षक से धातु धनायनों के अणुकक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहलाता है। ये ध्यान रखना है अपन को। मतलब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इससे क्या होता है कि जब वो चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्पेक्ट्रा होता है, तो उस ड्यूरेशन में यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है, अब ट्रांजिशन करना है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी मिलती है उनको दृश्य प्रकाश क्षेत्र से। और वही कंडीशन आ जाती है कि जिस तरंग दैर्ध्य को वो एब्जॉर्ब करेंगे, रिवर्स कलर क्या करेंगे? वो शो करते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे भी रंगों का प्रदर्शन हो सकता है। तो इसको अगर अपन रिप्रेजेंट अगर करना चाहें कि कैसे हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए अपन को क्या करना है कि जैसे यहाँ पे ये मेटल है, इसके ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि धातु आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, रिक्त कक्षक है, इन रिक्त कक्षकों में जो लिगेंड है इनके जो फील्ड ऑर्बिटल हैं, ये फील्ड ऑर्बिटल हो गए, ये क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं, इधर से और इधर से कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस है वो आवेश स्थानांतरण है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन धातु लिगेंडों से जो लिगेंडों के अणु कक्षक है उससे कहाँ जा रही है, धातु आयन के अणु कक्षकों में जाती है। हम एक प्रीवियस क्लास में कंसेप्ट पढ़ के आए थे, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इससे जस्ट उल्टा चलता है। बैक बॉन्डिंग में क्या होती है, पश्य बंधन में, कि जो मेटल है उसके जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, भरे हुए जो कक्षक होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होते हैं, लिगेंडों के खाली कक्षकों में। तो ये जो प्रोसेस है ये तो कहलाती है बैक बॉन्डिंग, पश्य बंधन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है वो बैक बॉन्डिंग से जस्ट रिवर्स है, उल्टी है। कि बैक बॉन्डिंग में क्या है, धातु धनायन के भरे हुए कक्षक लिगेंडों के खाली कक्षकों में चार्ज डेंसिटी ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में चूंकि धातु धनायन के पास कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, परिणाम स्वरूप इसके जो डी कक्षक होते हैं वो क्या होंगे, रिक्त होंगे। और जब लिगेंड अप्रोच करता है धातु धनायन की ओर, तो लिगेंड के भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ आता है, धातु के रिक्त कक्षकों की तरफ स्थानांतरित होता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में ये कहा जाता है कि धातु धनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होता है वह उतनी ही जल्दी वो उस स्पेक्ट्रा को प्रोसीड करती है, उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। और जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उसके कलर की जो इंटेंसिटी है, उसकी कलर की जो तीव्रता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप अपन ये कहते हैं कि ऐसे संकुल धातु धनायन जिनमें चार्ज का मान ज़्यादा हो, आवेश का मान ज़्यादा हो, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो, तो उनमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण गहरे रंग प्रदर्शित होते हैं। मतलब ये हुआ है कि जो डी ट्रांजिशन जहाँ पे नहीं होता, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से यहाँ कलर गहरे होते हैं, और इतने गहरे कि डी ट्रांजिशन से भी गहरे हो जाते हैं। कलर इंटेंसिटी की अगर अपन बात करते हैं तो इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो संकुल आयनों में क्या होगा कि जो धातु आयनों पर आवेश की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उस कंडीशन में उसकी जो लिगेंड्स के साथ अप्रोच बनाने की जो टेंडेंसी है, लिगेंड के साथ बंध बनाने की जो क्षमता है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी लिगेंड के साथ इंटेंसिटी बढ़ेगी, तेजी से इलेक्ट्रॉन अपने लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उसकी जो कलर है, कलर इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। यही कारण है कि अपन लास्ट जो क्लास थी उसमें ये कहा था कि जो Ti+4 है, इस कंडीशन में देखो Ti+4 क्या होता है, रंगहीन होता है। लेकिन जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7, कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की बात कर लें या इलेक्ट्रॉनों की बात कर लें, कि n की वैल्यू 0 होने पर भी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होने पर भी यह गहरे रंग प्रदर्शित करते हैं। इनके जो संकुल हैं वो कैसे होते हैं, संकुल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो चार्ज ट्रांसफर का सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब लिगेंड के भरे हुए कक्षक धातु धनायन के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, और जिसके परिणाम स्वरूप ये भी दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण कर रंग का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए आवेश का मान बढ़ने पर कलर की जो इंटेंसिटी है, धातु धनायनों में जो रंग की तीव्रता है वो बढ़ती है। परिणाम स्वरूप आवेश का मान बढ़ने पर रंग गहरे होते जाते हैं। ये अपन ने डिस्कस किया है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। एक छोटा सा टॉपिक था,
लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है कि टाइटेनियम +4 रंगहीन होता है, जबकि वेनेडियम क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7 में इलेक्ट्रॉन न होते हुए भी इनके संकुल रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं, कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसके लिए आंसर जाएगा अपना CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ओके, चलिए इसके बाद देखो हमारा जो CFT के जो एप्लीकेशंस थे कि CFT के द्वारा हम कैसे यौगिकों में एक्सप्लेनेशन करते हैं उनके कैरेक्टर, वो टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है कि जब हम स्प्लिटिंग करवाते हैं मॉलिक्यूल्स में, CFT की बात कर रहे हैं, CFT में स्प्लिटिंग हुई है तो CFT में स्प्लिटिंग के दौरान ऊर्जा है, जो औसत ऊर्जा के अणु होते हैं, औसत ऊर्जा स्तर होता है, उससे कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा कम हो जाती है और कुछ की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। हम बात कर रहे हैं जी कि जो इनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से कम हुई है, उस औसत ऊर्जा के लिए कितना मान हो और उस मान के आधार पर यौगिक कैसे स्थायी होते हैं। तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी की अपन बात करते हैं कि मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा, किस तरह से ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र, इसको अपन कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या कहेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में कहा जाए CFSE। क्या है? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो इसके लिए अगर अपन बात करते हैं कि वास्तव में CFSE क्या है, CFSE के लिए अपन इसकी जो परिभाषा है वो निर्धारित करते हैं कि जब संकुल यौगिकों के निर्माण में लिगेंड धातु धनायन के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आने पर क्या होगा कि जो ऑर्बिटल होते हैं, इनके समभ्रंश कक्षक होते हैं, समान ऊर्जा के जो डी कक्षक होते हैं, उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, उनमें विभाजन हो जाता है, जिससे कुछ कक्षक निम्न ऊर्जा के बनते हैं और कुछ उच्च ऊर्जा के कक्षक बनते हैं। दैट मीन्स T2G और EG ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अपन ये कह सकते हैं कि जब लिगेंड धातु आयन के संपर्क में आते हैं तो संपर्क में आने पर समान ऊर्जा के जो डी कक्षक हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर T2G व उच्च ऊर्जा स्तर EG में परिवर्तित हो जाते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण से जो निम्न ऊर्जा के डी कक्षक हैं वो इनके इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण द्वारा इलेक्ट्रॉन या कक्षक अपनी ऊर्जा का निष्कासन कर, ऊर्जा उत्सर्जित कर निम्न ऊर्जा स्तर पर फिल किए जाते हैं। इस ड्यूरेशन में जब निम्न ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो औसत ऊर्जा से कितनी ऊर्जा में कमी की है, उस कमी के मान को ही क्या कहा जाता है? CFSE कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो परिभाषा के तौर पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं या कैसे बोल सकते हैं? तो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि जब संकुल यौगिकों के निर्माण किया जाता है तो उसमें लिगेंड धातु की संपर्क में आती है, जिससे समान ऊर्जा के जो डी कक्षक है उच्च ऊर्जा स्तर EG व निम्न ऊर्जा स्तर T2G में विभाजित हो जाते हैं और जब इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण कर इन कक्षकों को भरा जाता है तो उस प्रक्रिया के दौरान अधिकांश इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में जाने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। यह मुक्त ऊर्जा CFSE कहलाती है। हम ये कहते हैं स्प्लिटिंग अपन करते हैं, इस स्प्लिटिंग से ये निम्न ऊर्जा के जो भी कक्षक हैं T2G की बात करते हैं और जो उच्च ऊर्जा के हैं वो EG की बात करते हैं। तो यहाँ से हमने कहा ये औसत ऊर्जा है। ये जब इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करते हैं और इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो वास्तव में यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं, मतलब इतनी ऊर्जा में वो कमी कर रहे हैं और कमी करके वो क्या करते हैं? स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं या ये कहें स्थायी हो जाते हैं। यही तो है औसत ऊर्जा से कम का मान, ये वाला। तो यही ऊर्जा क्या कहलाती है? CFSE
CFSE। और कहा यह जाता है कि जिन संकुल यौगिकों में जितना CFSE का मान बढ़ेगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। मतलब CFSE इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ध्यान रखना ये CFSE का मान बढ़ेगा जितना ज्यादा वो ऊर्जा में कमी करेगा। भाई CFSE क्या है? इलेक्ट्रॉनों की पुनर्वितरण द्वारा इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं निम्न ऊर्जा के कक्षकों में और वो कितनी ऊर्जा में कमी कर रहे हैं उसके आधार पर ही हम इस चीज को मेंशन करते हैं। तो ध्यान रखना CFSE की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की उतनी ही ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना कैसे करते हैं, उनके लिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं मान। तो अष्टफलकीय यौगिकों के लिए CFSE की गणना क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम दो फॉर्मूले राइट करेंगे कि कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय यौगिकों के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अष्टफलकीय यौगिकों के लिए। अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना। CFSE की गणना। अब अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए हम बात करते हैं कि उनमें जो स्प्लिटिंग होती है T2G और EG जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उसमें जो एवरेज वैल्यू से कम या ज़्यादा होती है उस बेसिस पे हम क्या निकालते हैं इनके लिए CFSE की गणना करते हैं। तो CFSE के लिए अगर हम बात करते हैं अष्टफलकीय संकुलों के लिए उनकी जो स्प्लिटिंग है वो किस प्रकार होती है और ऊर्जा का मान कैसे निर्धारित करते हैं। ये 5 समभ्रंश कक्षक होते हैं, इनमें जब स्प्लिटिंग होती है तो ये स्प्लिट होके कन्वर्ट होते हैं T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल्स में, यही होते हैं। अब इनके लिए हम एवरेज वैल्यू को निर्धारित करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने एवरेज मान रखा है ऊर्जा का, इस एवरेज मान से ये मान कितना है और ये मान कितना है, इन ऊर्जा के मानों की गणना करते हैं। तो इसके लिए देखो औसत ऊर्जा से कम आई है, कम के लिए अपन क्या कहेंगे माइनस। भाई माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा? कमी को। कितनी ऊर्जा में वो कमी करते हैं औसत ऊर्जा से। अष्टफलकीय के लिए बात कर रहे हैं तो ये तो टोटल ऊर्जा तो कितनी हो गई, इसको तो अपन डेल नोट से रिप्रेजेंट करते थे। यहां पे अगर इसकी बात करते हैं तो ये वैल्यू आती है माइनस के 0.4 डेल नोट। वैल्यू कितनी आती है? माइनस के 0.4 डेल नोट। जबकि ये जो वैल्यू है इसके लिए ये आती है प्लस में 0.6 डेल नोट, 0.6 डेल नोट। इसी वैल्यू को आधार मानते हुए अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए CFSE की गणना की जाती है। तो CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, टोटल वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे विद द इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? ये वैल्यू क्या है? माइनस के 0.4 डेल नोट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NT2G से। रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या लिखा है हमने? माइनस 0.4 डेल नोट NT2G, क्योंकि इस ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें कौन सा ऐड करना है? प्लस 0.6 डेल नोट NEG। ये एक अपने पास फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला वापस से समझिए, CFSEOH मीन्स ऑक्टाहेड्रल बराबर क्या है? माइनस 0.4 डेल नोट NT2G प्लस 0.6 डेल नोट NEG। अब यहां NT2G क्या है और NEG क्या है, हम इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि NT2G तो होंगे कि जो T2G ऑर्बिटल्स होंगे उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा कि जो धातु धनायन है उसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन D1 है, D2 है, D3 है, उस बेसिस पे हम चेक भी करेंगे। तो यहाँ NT2G क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, क्या जाएंगे? टोटल
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, इन T2G ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है। तो NEG क्या हो जाएगा, NEG हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, और इन ऑर्बिटल्स के संख्या के आधार पर, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं CFSE की गणना। CFSE का मान अपन कैलकुलेट करते हैं। तो अगर बात करते हैं अष्टफल के संकुल यौगिकों के लिए CFSE की गणना, तो इसकी गणना भी हम दो तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अष्टफल के संकुलों में जो CMI होती है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, वो किसी दुर्बल लिगेंड के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, संकुल यौगिक बना सकता है, और किसी प्रबल लिगेंड के साथ भी संकुल यौगिकों का निर्माण करती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में CFSE का मान अलग अलग हो सकता है, और उनकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अष्टफल के संकुलों में प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंडों के साथ बने हुए कॉम्प्लेक्स और उसमें जो CMI के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके आधार पर CFSE की गणना करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट क्लास में, हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एक बार इसको चेक करोगे, आप चेक करोगे, उसके बाद आप इसमें पाओगे कि वास्तव में जो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड होते हैं वो इनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जो डिस्कस करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।